Okay, hi everyone. I'm Shraddha Aneja, and today we are starting with the subject of BSA, Bharatiya Sakshi Adhiniyam, which was Indian Evidence Act. So today is the first lecture for the same. Indian Evidence Act in general is a very interesting subject. बहुत अच्छा subject है. मेरा favorite subject होता था मेरे college time में. बिकॉज जब लोग इंटरव्यू देने भी आते हैं ना जजेस बन के, तो उनके भी इंटरव्यूज हम सुनते हैं तो वो बच्चे हमेशा ये बोलते हैं हमारा फेवरेट सब्जेक्ट एविडेंस एक्ट है, हमारा फेवरेट सब्जेक्ट बीएसए है. क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि इंडियन एविडेंस एक्ट एक तो छोटा सब्जेक्ट था एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स लाइक सीआरपीसी एंड आईपीसी एक्सेट्रा. सीपीसी इन सबसे छोटा था और कॉम्पैक्ट होने के कारण इजी था याद रखना. इजी जो चीज याद रखने में है ऑटोमेटिकली वो अच्छी लगने ही लग जाती है ना. छोटी है, इजी है और साथ में कॉम्प्लिकेशंस भी इतनी ज्यादा नहीं है और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है. तो हम उसके इंटरेस्ट को बरकरार रखने की कोशिश करते करेंगे. ठीक है. एंड वी विल अंडरस्टैंड ऑल द नुआंसेस ऑफ दिस सब्जेक्ट. ठीक है. सबसे पहले भारतीय साक्ष्य अधिनियम है क्या? पहले ना, जब एविडेंस एक्ट पिक्चर में नहीं भी था ना, तब भी ना हमारे यहाँ पे अपने रिलीजन्स में, हिंदू रिलीजन में या मुस्लिम रिलीजन में, हर जगह ना कॉन्सेप्ट होता था विटनेसेस का, है ना. साक्ष्य, एविडेंस बनने का, साक्षी बनने का. ठीक है. तो बेसिकली अग्नि को साक्षी मानकर कहते हैं हम फेरे लोग, तो मतलब विटनेस मान के. तो हमें पता था कि हमें गवाह तो चाहिए, गवाही देने के लिए कोई चाहिए, और अगर गवाही किसी चीजों पे बेस्ड होगी तो वो ज्यादा अच्छे से मानी जाएगी. तो हमें इतना तो समझ आने लग गया था और हमने अपने रिलीजियस टेक्स्ट्स में और सारे धर्मों के लाइक जो लॉज थे, जो हिंदू लॉ था, मुस्लिम लॉ था एंड एवरीथिंग, सब में हमने बेसिस देख लिया था, हमने सीड देख लिया था एविडेंसेस का कि यार एविडेंस कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. क्योंकि एविडेंस के बेसिस पे ही आपको पता लगेगा कि पूरे केस का बनना क्या है. क्योंकि मियरली हमें इतना समझ आ गया था कि हम किसी की बात पे विश्वास करने लायक तो रहे ही नहीं. ठीक है. जिसके बेसिस पर हमारे एविडेंस एक्ट पहले वाला जो इंडियन एविडेंस एक्ट है उसको बना दिया गया. जो एविडेंस एक्ट बनाया गया था, जो एविडेंस एक्ट बनाया गया था, ठीक है, उसमें ना हम जानते हैं कोई भी एक्ट होता है उसका एक प्रियम्बल होता है. प्रियम्बल में एक वर्ड होता है ना, प्री. जो प्री वर्ड है ना, प्री का मतलब होता है हमेशा शुरुआत. प्री नर्सरी, प्रिलिमिनरी, प्री. तो मतलब पहले शुरुआत की बात हो रही है एक तो प्रियम्बल को हम प्रीफेस मानते थे, इंट्रोडक्शन मानते थे पूरे एक्ट की. ठीक है. तो हमने बोल दिया कि यार ये तो प्रियम्बल है. पहले वाला जो इंडियन एविडेंस एक्ट था ना, 1872 का एक्ट था ये. जो इंडियन एविडेंस एक्ट था वो 1872 का एक्ट था. ठीक है. उसके प्रियम्बल में ना 3 वर्ड यूज्ड थे कि यार जो हमारा एविडेंस एक्ट था ना, वो डिफाइन करता है, अमेंड करता है एंड को डिफाइन करना यानी कि जो चीजें नहीं दी गई उनको बताएगा. अमेंड, जो चीजें टूटी फूटी पड़ी हैं उनको तोड़ेगा, चेंज करेगा. और सारी बिखरी चीजों को एक जगह लाके रखेगा, कंसोलिडेट करेगा. तुम्हारा एविडेंस एक्ट का प्रियम्बल ये 3 वर्ड्स यूज करता था. लेकिन अब कौन आ गया है हमारे पास? बीएसए 2023 आ गया है. ठीक है. बीएसए 2023 ने क्या कर दिया? आप पूछोगे इसका नाम 23 क्यों है? लागू तो 1 जुलाई 24 को हुआ है, लेकिन इनैक्टमेंट और एनफोर्समेंट में फर्क रहता है. तो ये जो दिसंबर 25 दिसंबर को इनैक्ट हो गया था. ठीक है. आपको एक चीज समझाती हूँ. आपने एक वर्ड सुनी होगी एक्ट, एक वर्ड सुनी होगी कोड.
सॉरी, इन दोनों में फर्क पता है आपको? एविडेंस एक्ट सेगा प्रॉपर कोडिफाइड एक्शन सेगा सारा कुछ, मतलब जितना एविडेंस एक्ट है ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਕੋਡੀਫਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਰਜੀ, ਲੈਟ ਅਸ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਾ ਜੜ ਫੜੀ ਦੀ, ਹੁਣ ਜੜ ਫੜਨ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਇਹਦੀ ਜੜ ਹੈ ਇਨੈਕਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਇਹਦਾ ਰੂਟ ਹੈਗਾ जो इनैक्ट, ये देखो एक्ट बनने का प्रोसेस इज इन एक्ट, है ना। और हम कहते हैं एक्ट, इनैक्ट एक ऐसी चीज है जो नई चीज पिक्चर में लाए, हम पहले थी नहीं, जिसमें हमने बड़ा दिमाग लगाया ना, वो हो जाता है एक्ट। जिसमें सारा कुछ पड़ा था, हमने उसको सिर्फ कोडिफाई करके ऑर्डर में लगा दिया, वो हो गया कोड। ऑलमोस्ट सब कुछ जब अवेलेबल था ना, सीआरपीसी का, सीपीसी का, सब कुछ ऑलमोस्ट अवेलेबल था, हमने क्या करा, हमने जोड़ दिया, एक जगह पे ला दिया और नाम रख दिया कोडिफाई, क्योंकि इसमें हमारा कम दिमाग लगा जी। जिस जिस चीज में हमारा ज्यादा दिमाग लगा था वो बन गई थी एक्ट, इनैक्टमेंट। तो मेरे मन में सवाल आया, क्या मैम जैसे आईपीसी इंडियन पीनल कोड था, क्या कोड के अंदर इनैक्टमेंट नहीं हो सकती? आपने मुझसे पूछा क्या मैम कोड के अंदर इनैक्टमेंट नहीं हो सकती? तो मैंने बोला कि यार आपको याद है जब निर्भया रेप केस हुआ था, निर्भया रेप केस के बाद 2013 अमेंडमेंट एक्ट आया था। 2013 अमेंडमेंट एक्ट ने क्या करा था, रेप की पनिशमेंट, गैंग रेप की पनिशमेंट एक्सेट्रा बहुत कुछ इंट्रोड्यूस करा था। तो क्या इसका मतलब ये हो गया कि कोड के अंदर इनैक्टमेंट नहीं हो सकती? कहते नहीं, हो तो सकती है। इनैक्ट नया दिमाग लगा के 2013 में उन्होंने नया दिमाग लगाया और नई चीजें लेकर आए, तो इनैक्टमेंट करी एक कोड के अंदर। कोड और एक्ट का मतलब समझ आ गया। और एक और डिफरेंस है, कोड मल्टीपल चीजों से कैटर करता है और एक्ट जनरली एक चीज से कैटर करता है। ठीक है, मल्टीपल एस्पेक्ट्स को एक जगह लाके रख देता है कोड, एंड प्रॉपरली स्टिक रहता है टू वन थिंग, एक्ट। ठीक है, ओके। अब हमने देखा कि यार इसकी इनैक्टमेंट डेट दिसंबर में थी 2023 में, इसलिए इसका नाम इनैक्टमेंट वाले मनी, यानी कि पहले होता है बिल पास होता है, हम जानते हैं बिल पास होता है तो एक्ट बनता है, प्रेसिडेंशियल असेंट मिलने के बाद एक्ट बनता है। तो प्रेसिडेंशियल असेंट उसे मिल गई थी दिसंबर में ही, उस दिन वो एक्ट बन गया था, प्रेसिडेंशियल असेंट मिलते ही वो एक्ट बन गया। तो हमने मान लिया अच्छा जी एक्ट उस दिन बना था, इसलिए इस एक्ट का नाम 2023 के नाम से पड़ रखा है एंड ना कि 2024 के नाम से। ठीक है, फिर और साथ में बात आ गई, अच्छा ओके, अब वाला जो प्रियम्बल है, अब वाले प्रियम्बल में आप देखो वर्ड सिर्फ एक ही यूज है, कंसोलिडेट, है ना। अब वाला प्रियम्बल भी खोलो साथ साथ, an act to consolidate and to provide for general rules and principles of evidence for fair trial। ठीक है, एक ऐसा एक्ट जो आपको जनरल रूल्स ऑफ एविडेंस देगा, ठीक है, सारी बिखरी चीजों को एक जगह लाके रखेगा, इतना इन्होंने बोल के छोड़ दिया, कंसोलिडेट वर्ड सिर्फ यूज करा और प्रोवाइड मतलब नॉर्मली एक प्रोवाइड वर्ड यूज करा। ठीक है, ओके। एविडेंस एक्ट इज एग्जॉस्टिव, वेरी मच एग्जॉस्टिव, सिर्फ इसके एक दो प्रोविजन है जो एग्जॉस्टिव नहीं है, वो हम आगे चल के देख ही जाएंगे। एक्चुअली होता क्या है, जो कंसोलिडेट वर्ड है ना, कंसोलिडेट वर्ड का मतलब सारी बिखरी चीजों को एक जगह लाके रखना। तो जहां पे भी कंसोलिडेट लिखा होता है, हम मानकर चलते हैं कि सारी बिखरी चीजों को एक जगह लाके रख रहे हैं, मतलब एग्जॉस्टिव है जी, पूरा है अपने आप में। ठीक है, एग्जॉस्टिव यानी कि अपने आप में पूरा। अपने आप में पूरा कब हुआ, जब सारी बिखरी चीजों को एक जगह ला दिया। और सारी बिखरी चीजों को एक जगह कहां पे लाते हैं हम, जब हम कंसोलिडेट वर्ड यूज करते हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ द लॉज यू विल फाइंड आउट जहां जहां पे वर्ड कंसोलिडेट यूज है, वो आपको एग्जॉस्टिव एक्ट्स ही मिलेंगे। ठीक है,
मतलब उन एक्ट्स के लिए हमें किसी और चीज की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सीधा सीधा पता लग जाएगा उन्हें देखते ही। डिफाइन भी सका, डिफाइन भी, अमेंड, कंसोलिडेट, सिर्फ कंसोलिडेट। ठीक है, ओके। ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ BSH ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਣਾ ਬਸ ਉਹਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ओके। पहले वाला जड़ा सेगा ना, हुन वाली होर चीज, हमारे BSA में भी 3 पार्ट्स हैं और एविडेंस एक्ट में भी 3 ही पार्ट्स थे। पूरा का पूरा एक्ट 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था, पुराना वाला भी और अब वाला भी। पहले पार्ट का नाम जो होता है वो है रेलिवेंसी। कौन कौन सी चीजों को रेलिवेंट करें कि हर चीज रेलिवेंट कर दे, कौन कौन सी चीजों को रेलिवेंट करें, इस चीज के लिए हमारा फर्स्ट पार्ट, ओके वेट, फर्स्ट पार्ट प्रिलिमिनरी रेलिवेंसी एंड और प्रूफ। ठीक है, ओके इधर आ जाओ। तो ना पूरा एविडेंस एक्ट को अगर मैं ब्रॉडली डिवाइड कर दूं, ब्रॉडली मैं कहूंगी 2 पार्ट है, 3 में है, 2 पार्ट ब्रॉडली है। एक तो है कौन कौन सी चीज रेलिवेंट है, और दूसरा प्रूफ किस किस का दिया जा सकता है और कैसे कैसे। ठीक है, अगर ब्रॉडली पूरे एविडेंस एक्ट को डिवाइड करा जाए तो मैं कहूंगी यार ठीक है कि कौन से एविडेंसेस को, कौन से चीजों को आपने ढंग का मानना है, आपने अपने केस में यूज करना है, रेलिवेंट कौन कौन सी हैं, और दूसरा सर अगर रेलिवेंट है तो प्रूफ का क्या सीन है। ये दोनों जो है, दिस इज चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3। जो पहला चैप्टर है वो कुछ नहीं है, वो कहता है जी नाम नू बताऊंगा, बताऊंगा लगना कहां पे, बस। ठीक है, जो पहला पार्ट है, पहले पार्ट में सिर्फ और सिर्फ सेक्शन नंबर 1 एंड सेक्शन नंबर 2 है। सेक्शन नंबर 1 जो बात करता है नाम क्या होगा, लगेगा कहां पे, लागू कब से हुआ, एटसेट्रा। ठीक है, और हमारा ये हो गया पार्ट 1 में, चैप्टर 1 है जो 2 सेक्शन लेके लेते हैं, बैठा है, नाम नू बताएगा और डेफिनेशन क्लॉज देगा। फिर आता है आपका पार्ट 2। अब देखो एविडेंस एक्ट में 11 चैप्टर्स थे, हमने अभी कितने पढ़ने, 12। एविडेंस एक्ट में 167 सेक्शन से अभी कितने हैं, 170। पहले 167 थे, उसमें से भी ना सेक्शन 2 रिपील्ड था, पुराने वाले एविडेंस एक्ट का सेक्शन 2 रिपील्ड सेक्शन था। अब नहीं है, अब उसको डिलीट ही कर दिया। ठीक है, कि रिपील्ड सेक्शन रखा क्यों है, खाली जगह छोड़ के अपने रख ले, क्यों रखी थी एविडेंस एक्ट में, अब नहीं है, वो खत्म। अब इन्होंने रीअरेंजमेंट करके 170 सेक्शन कर दिए और कोई रिपील्ड नहीं है इसमें से। ठीक है, जो चीजें रिपील्ड थी, जो खाली सेक्शन जगह घेर के बैठे थे, उन जगह को विकेट कर दिया गया, हटा दिया गया है। ठीक है, 3 parts, 12 chapters and 170 sections. This is the scheme. This thing is called scheme of the act, which is BSA. बना के रख लो अपने पास।
हमारे पास हमारे पास फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट पार्ट में दो सेक्शंस हो गया। सेकंड सेकंड चैप्टर सेकंड पार्ट, इजी। फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट पार्ट, सेकंड चैप्टर सेकंड पार्ट, ठीक है, सीधा सीधा फॉर्मूला है। इसमें सेक्शन नंबर 3 to 50 एक ही चैप्टर में सारे सेक्शन इंक्लूडेड हैं, जो बताएंगे जी किस किस चीज में कितनी कितनी रेलिवेंसी है। ये बताएंगे आपको आपकी एडमिशन की कितनी रेलिवेंसी है, आपकी कन्फेशन की कितनी रेलिवेंसी है। साथ में आपको बताएंगे कि आपकी बात पुलिस के सामने कही गई की कितनी रेलिवेंसी है, आप बात कह के मर गए डाइंग डिक्लेरेशन की कितनी रेलिवेंसी है, आपके बदले आपने एक्सपर्ट को बुला के बुलाए कि एक्सपर्ट ओपिनियन लेते हैं, कोर्ट को लगा यार इसकी तो बात बड़ी कंफ्यूजिंग है, एक्सपर्ट ओपिनियन ली, उसकी कितनी रेलिवेंसी है। पुरानी कोई जजमेंट आ चुकी थी उस चीज को लेके, उसकी कितनी रेलिवेंसी है, ठीक है। कोई कस्टम है उस एरिया में, उसकी कितनी रेलिवेंसी है। आपके कंडक्ट की कितनी रेलिवेंसी है, आपका आपके पास मोटिव था, ये बात कितनी रेलिवेंट है। ये सारी चीजें हम देखते हैं ये वाले पार्ट में, चैप्टर नंबर 2 सेक्शन नंबर 5 टू सेक्शन नंबर 3 टू सेक्शन नंबर 50, ठीक है। नाउ वी मूव ऑन टू थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में जो भी बड़ा बचा कुचा सब है, थर्ड से शुरू होकर 12 चैप्टर तक। 12 चैप्टर है, पहले में एक एक चैप्टर ले लिया, इसमें सारे फेंक दिए। इसमें आपको क्या मिल जाएगा, 51 से लेके 170, ये तो इजी है याद रखना। इसका स्कीम बहुत आसान है एक्ट की, तीन ही तो पार्ट में डिवाइडेड है। तीसरा पार्ट ऑन प्रूफ, ऑन प्रूफ के चैप्टर 3 ऑनवर्ड्स चैप्टर नंबर 12 तक, सेक्शन नंबर 51 टू सेक्शन नंबर 170 तक, सेक्शन नंबर 51 ऑनवर्ड्स 170। इसमें क्या क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा यार आपने कौन से डॉक्यूमेंट्स को पब्लिक मानना है, कौन से को प्राइवेट मानना है, कौन से डॉक्यूमेंट का प्राइमरी एविडेंस चाहिए होता क्या है, कौन से का सेकेंडरी एविडेंस चाहिए होता क्या है, कौन सी चीजों के लिए हम मानते हैं कि यार प्रिजम्पशन कोर्ट को रेज करनी चाहिए, मे प्रिज्यूम क्या होता है, शैल प्रिज्यूम क्या होता है, और कब कब लिया जाता है, ये सिखाया जाएगा। साथ में बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होता है वो देखा जाएगा, डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल क्या होती है वो देखी जाएगी, कितने नंबर ऑफ विटनेसेस होने चाहिए ये देखे जाएंगे, ठीक है। साथ में देखा जाएगा यार एक विटनेस जब गवाही देता है तो क्या उसकी बात को कोरोबोरेट करने के लिए क्या किया जाए, एक एकम्प्लिस क्या होता है, उसकी बात की कितनी परसेंट महत्ता होती है, इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है। साथ में आप देखोगे कि यार व्हाट इज लीडिंग लीडिंग विटनेस, व्हाट इज अ हॉस्टाइल विटनेस, ठीक है, व्हाट इज लॉ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, व्हाट इज लॉ ऑफ कोरोबोरेशन, एवरीथिंग ये हमारा बैठा है लास्ट पार्ट में on proof, which is 51 to 170, chapter 3 to section number chapter 3 to chapter number 12, ठीक है। आई विल जस्ट टेल यू द सब हेडिंग्स बिटवीन दीज, ठीक है, ओके। सबसे पहला चैप्टर नंबर 3 का हेडिंग देखिए अपने नोट्स उसमें इंडेक्स पे, चैप्टर नंबर 3 फैक्ट्स विच नीड नॉट बी प्रूव्ड, दिख रहा है, फैक्ट्स विच नीड नॉट बी प्रूव्ड। हम देखेंगे जुडिशियल नोटिस नाम की एक चीज समझेंगे, ठीक है। जुडिशियल नोटिस यानी कि ऐसी चीज जिसका कोर्ट कहता है, मैं कहूं सर सन तो ईस्ट में से उगता है ना, कोर्ट कहता प्रूव करो, मैं कहूं सर ये क्या बदतमीजी है ना, आप ये कोई ऐसी चीज पूछ रहे हो सर, ये तो जायज ही नहीं है ना सर, इस चीज को प्रूफ की क्या जरूरत कि संडे के बाद मंडे आता है, ऐसी चीजें जुडिशियल नोटिस ले लेती है कोर्ट। ये वाला सारा हमारा 51 52 53 है। नेक्स्ट ऑफ ओरल एविडेंस, ओरल एविडेंस कैसे लिए जाए, किस हद तक लिए जाए। चैप्टर 4 डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या होते हैं, किस हद तक एडमिट किए जाएं, ये है हमारा चैप्टर नंबर 5, जिसके अंदर आपको आपको दिख जाएगा पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है नेक्स्ट हेडिंग, प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट्स है, और इसके अंदर ही आपको पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों का देखो, पब्लिक डॉक्यूमेंट की हेडिंग पढ़ो और 74 सेक्शन की हेडिंग पढ़ो, पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों, है ना, दोनों की बात आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आप आ जाओ चैप्टर नंबर 6 पे, ऑफ द एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंस बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, की डॉक्यूमेंट और ओरल में से कौन सा महान है, इसकी लड़ाई चैप्टर 6 में बैठी है। चैप्टर 7, अच्छा पार्ट 4 में बट गया है, ओके, पुराने वाले में है ही नहीं ये, सो सॉरी यार, पार्ट 4 में बांट दिया है, आई एम रियली सॉरी। मैं एविडेंस एक्ट अपनी तरफ से मैंने इस पे पूरी नजर मारी है कि क्या क्या चेंजेस आए हैं। 4 उसका
कौन से चैप्टर से है ये चैप्टर? अच्छा, ये 5 तक है, फिर 6 से यहां से है चैप्टर 6 टू, देखना जरा बीच में और कोई पार्ट है क्या? 6 to 12 है? सो सॉरी, आई विल टेक अ नोट यार। पार्ट 4 चैप्टर 6 टू चैप्टर 12 है, और जिसमें हम देख रहे हैं, इसका हेडिंग है प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ, इसको हम याद ही करेंगे क्लास में। प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस। इसमें आपके पास कितने चैप्टर्स हैं हमने देख लिया, 6 to 12 है। चैप्टर नंबर 6 7 6 1 2 3 5 7 5 6 7 6 3 4 5 6 3 4 5 6, सिर्फ 4 है यहाँ पे पर, और 7वें से लेके 12वें तक यहाँ पे बन रहा है। सेक्शंस कौन से हैं? इसकी जगह क्या आना है? और 104 से 170 पार्ट 4, ठीक है, ओके। चैप्टर 7 किसका है? बर्डन ऑफ प्रूफ का। चैप्टर 8 किसका है? एस्टॉपल का। 9 विटनेसेस कौन कौन होंगे, कैसे कैसे हो सकते हैं। 10 उन विटनेसेस का एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन वगैरह कैसे होता है। और 11 improper admission and rejection of evidence, and last repeal and savings. Let us just quickly memorize all of them. आ जाओ, सबसे पहले हमारा आ गया 4 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट रेलिवेंसी से प्रिलिमिनरी था, और उसमें चैप्टर भी 1 था प्रिलिमिनरी को लेके। फिर आ गया हमारा सेकंड पार्ट, जिसमें एक ही चैप्टर था, ठीक है। सेकंड पार्ट का एक ही जो चैप्टर था, उसका नाम था रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स, ठीक है। थर्ड पार्ट 4 चैप्टर्स 3 4 5 6, इसमें हमारा पहला आ गया कोर्ट जुडिशियल नोटिस वाला, फिर आ गया ओरल एविडेंस वाला, फिर आ गया डॉक्यूमेंट्री एविडेंस वाला, और फिर आ गया डॉक्यूमेंट्री कब महान है ओरल वाला, है ना। ये 4 चीजें आ गई। सबसे पहले आ गया हमारा जुडिशियल नोटिस, फिर आ गया ओरल, फिर आ गया डॉक्यूमेंट्री, फिर आ गया डॉक्यूमेंट्री कब महान है ओरल से। ये रहे 4 चैप्टर्स, विच इज 3 से शुरू हो रहा है, 3 4 5 6, ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमारा 7 से शुरू होना है। सेक्शन नंबर 7 से हमारा हो गया बर्डन ऑफ प्रूफ, चैप्टर 7 है ना ये, हाँ। बर्डन ऑफ प्रूफ 8 हो गया, एस्टॉपल 9 हो गया, ऑफ विटनेसेस 10 हो गया, एग्जामिनेशन 10 हो गया, एग्जामिनेशन, इनप्रॉपर एडमिशन वाला 11वां, और लास्ट हमारा रिपील वाला 12वां। चलो फटाफट सुना सकते हो, ट्राई करें। चलो, चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी, चैप्टर 2 हाँ पार्ट 1 देखते हैं। ये देखो रजे, पार्ट 1 चैप्टर पूछे थे वैसे मैंने, कोई बात नहीं। पार्ट 1 प्रिलिमिनरी, पार्ट 2 रेलिवेंसी, पार्ट 3 ऑन प्रूफ, पार्ट 4 एविडेंसेस, ठीक है। ये होगा ना, ये जो चीजें रेलिवेंट करी है, उन ऐसे स्टोरी बना लेते दिमाग में, ये तो हमें पता ही है, प्रिलिमिनरी को तो छोड़ दो। जो चीजें रेलिवेंट करी थी ना, उनके प्रूफ का क्या सीन है, उनको प्रूफ कैसे करना है, और अगर प्रूफ कर दिया तो एविडेंस लाओ फिर, है ना। प्रूफ करना है तो फिर एविडेंस लाओ, ऐसे स्टोरी है को कि जो चीजें रेलिवेंट करती है उनको प्रूफ करना है, और प्रूफ करने के लिए एविडेंस लाने पड़ेंगे, 1 2 3 डन, ठीक है। तो हमने देख लिया पार्ट 1 पार्ट 2, याद हो गए। चलो पार्ट 2 का, अच्छा इसका बताओ, चैप्टर 3 बताओ।
चैप्टर 3 रजे, ये वाला जो जुडिशियल नोटिस है ना, चैप्टर 4, चैप्टर 5 डॉक्यूमेंट्री, और नहीं रजे चैप्टर 6 हो गया डॉक्यूमेंट्री रोल की लड़ाई, ओरल डॉक्यूमेंट्री दोनों की लड़ाई, है ना। देखो सबसे पहले जुडिशियल नोटिस, कोर्ट कह रहा है मेरे दिमाग नहीं लगाना, सबसे कोर्ट पहले को जिद करता है मैं दिमाग नहीं लगाऊंगा, ऐसे लगाओ स्टोरी लो उसकी भी, है ना। जुडिशियल नोटिस ले लेगा, फिर कहता है चलो ओरल चीजें ले आओ, फिर कहता है डॉक्यूमेंट्री ले आओ, फिर लड़ाई होगी दोनों की। इजी, चैप्टर 3, 4, 5, 6 डन, ठीक है। 7 ऑनवर्ड्स हमारा शुरू होता है लास्ट चैप्टर। 7 में बर्डन ऑफ प्रूफ आपको याद है, 8 एस्टॉपेल आपको याद है, 9 विटनेसेस आपको याद है, और 10 एग्जामिनेशन उनकी याद है। 10 में इम्प्रॉपर चीजें हैं, और सॉरी 11 में इम्प्रॉपर चीजें हैं, और 12 में मेरी पीरियड सेविंग्स। डन, चैप्टर्स याद है, हो जाएंगे एक दो रिविजन में, और हम लोग हर क्लास के पहले इसको रिवाइज कर लिया करेंगे, ठीक है। इसके बाद अब वी मूव ऑन, ओके, आ जाओ सेक्शन नंबर 1 पे, पार्ट 1 चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी का सेक्शन नंबर 1। दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, ठीक है। या क्लॉज 2 पे आ जाओ, इट अप्लाइज टू ऑल, ये ध्यान से सुनना, बेसिकली हम जानते हैं सब कुछ, ओके, हर चीज की ना एक टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन, टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन कहां कहां पे लगना है, पूरे इंडिया पे लगता है, टेरिटरी पूरी इंडिया की टेरिटरी में लगता है। पहले तो जम्मू एंड कश्मीर में नहीं लगता था, लेकिन अब तो सब पे लगता है, नया एक्ट आ गया बीएस से, उसकी एप्लीकेबिलिटी सब पे है, ठीक है। तो अब हम पूछते हैं यार, जो बीएसए का सेक्शन 1 का क्लॉज 2 है, वो इसकी सब्जेक्ट मैटर जुरिसडिक्शन की बात करता है। सब्जेक्ट मैटर जुरिसडिक्शन यानी कि कौन सी चीजों पर लगना है हमारा एविडेंस एक्ट, ठीक है। सबसे पहला क्या वर्ड लिखा है इन्होंने, इट अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, ये प्रोसेस की स्टोरी की तरह इसको याद करेंगे, ठीक है। ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। अब आपके मन में सवाल आया, मेरे मन में तो आया, जुडिशियल प्रोसीडिंग क्या होती है तो बताओ कोई। तो जुडिशियल प्रोसीडिंग को समझने के लिए हम चले गए सेक्शन 2 क्लॉज एम ऑफ बी एन एस एस, सीआरपीसी पुराना वाला, पुराने वाले सीआरपीसी में 2 क्लॉज आए था, अब वाले बीएनएसएस में 2 क्लॉज एम है। जुडिशियल प्रोसीडिंग को वहां डिफाइन करा गया है, और बोला गया कि एनी प्रोसीडिंग विच इज टेकन अंडर ओथ, ठीक है, ऐसी प्रोसीडिंग जिसमें आप कस्में खिलवा सकते हो, ठीक है, जो ओथ के अंदर ले सकते हो, वो बन जाएगी आपकी जुडिशियल प्रोसीडिंग। इट सेज एनी प्रोसीडिंग वेयर एविडेंस इज टेकन अंडर ओथ, ठीक है। तो अपने पास कीवर्ड्स लिखी जाना सारे, एविडेंस, एनी प्रोसीडिंग वेयर एविडेंस इज टेकन अंडर ओथ, ठीक है, हो गया जी जुडिशियल प्रोसीडिंग डिफाइन। अब बात आ गई यार, यहां तक ठीक है, आगे क्या करें, नेक्स्ट in which any proceeding in which evidence can be taken, मैं तो कीवर्ड लिखे सिर्फ, any proceeding in which evidence can be taken under oath, ठीक है, is a judicial proceeding। तो मतलब जिसमें भी कसमें कुसमें खाने वाला सीन होगा ना, दिलवा सकती है अगर कोर्ट, तो हम मानेंगे वो एविडेंस एक्ट उस पर लगेगा, सिंपल सी बात है, सब पे लगता है टेक्निकली। हमारे को लगा कि अच्छा है तो कसमें कुसमें सब सभी केसेस में करवा देते हैं, है ना। हर कसम हर बार बोलते गीता पे हाथ रख के बोलो, हर बार बोलते हैं, हम देखते ही हैं कोर्ट मूवीज देखते हैं कितनी सारी, तो टेक्निकली हमारे को लगा सब पे लगना चाहिए एविडेंस एक्ट, फिर हम आगे बढ़ने आगे, ठीक है। ऑल इन और बिफोर एनी कोर्ट, अब इन चीजों को समझते हैं, इन एंड
इन एंड बिफोर है कि और बिफोर है? इन और बिफोर एनी कोर्ट। इन कोर्ट की बिल्डिंग के अंदर, बिफोर कोर्ट के सामने। किदा हो सकता है कि कोर्ट ना अपनी प्रोसीडिंग्स ना बिल्डिंग अंदर नहीं चला रही। केस इतना खतरनाक केस है कि कोर्ट ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ है कोर्ट ने अपनी कचहरी अपना सारा मतलब जजमेंट जेल के अंदर जाकर देता ਹੁੰਦਾ है। बहुत सीरियस केसेस कोर्ट अपना सारा बेंच बेसिकली वहां पे जेल में शिफ्ट कर दिया सुनवाई के लिए। क्या वो भी कोर्ट बन गई? कहते हैं हाँ जी, इन तो कोर्ट रूम हो गया, बिफोर मतलब कोर्ट के सामने। ठीक है, दोनों कवर हो गए जी बिच बिफोर एनी कोर्ट। अब आपने ये वर्ड क्यों लिखा? आपने ये वर्ड क्यों लिखा? कोर्ट का मतलब क्या है? हम बोलते हैं यार ये वर्ड क्लैरिफाई करने के लिए लिखा गया ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना हो, इसमें ना हो। कहते हैं कंफ्यूजन हो जाती है कोर्ट और ट्रिब्यूनल में, वो खत्म करने के लिए इन्होंने लिखा वो सारी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स जो कोर्ट में होती हैं। ठीक है, तो कोर्ट क्या है? समझ आई ना यहां तक? ऐसी प्रोसीडिंग्स जो कोर्ट में होती हैं। आपने पूछा मैम कोर्ट क्या होता है, मैंने बोला जहां पे जज बैठता है। आपने बोला जज कौन होता है ना? तो आपने बोला, मैंने बोला वेयर अ जज सिट्स इज अ कोर्ट। आपने बोला मैम हु इज अ जज? मैंने बोला उसके लिए देखते हैं 2 क्लॉज 15 ऑफ बीएनएस। आईपीसी का सेक्शन 19 था और अब बीएनएस का 2 क्लॉज 15। ठीक है, जो बात करता है हु इज अ जज। आप बना लो उसकी फटाफट एक स्टोरी की तरह। सबसे पहले जुडिशियल प्रोसीडिंग से हमने वर्ड निकाला टेकन अंडर ओथ। इन कोर्ट पे आ गए, कोर्ट वर्ड से हमने वर्ड निकाला कोर्ट वो चीज जज बैठता है। जज से हमने वर्ड निकाला कि जज कौन है, जज वो समझने के लिए हम 2 क्लॉज 15 बीएनएस पे चले गए। ये जो आपको मैं इस टाइम दे रही हूँ मटेरियल, ऐसे सेमेस्टर्स में नहीं कराया जाता यूजुअली, है ना? डू यू अंडरस्टैंड? मैं सिर्फ इसलिए करा रही हूँ ताकि आपका वो बेस सेट हो जाए, आपको मुश्किल ना लगे पूरा बी एविडेंस एक्ट, आपको एक एक वर्ड की डेप्थ पता लग जाए ताकि आपको कल को भी हमेशा काम आएगा वो। सिलेबस कराना मेरी जिम्मेदारी है, मैं अपने आप करा दूंगी। थोड़ा सा डिटेल में कई बार मुझे लगेगा कि जाना चाहिए तो मैं वहां चल जाऊंगी। चले आगे? ठीक है। अब ठीक है, कहते 2 क्लॉज 15 में बता दो। अब इतना तो बता दिया है, 2 क्लॉज 15 में बीएनएस में बोला गया है। अब क्या बोला गया जज को लेके? कहते एनी पर्सन हु कैन गिव अ definitive and binding judgment. Any person who can give a definitive and a binding judgment is a judge. ठीक है, अब आ जाओ। कहते कोई भी जज वो इंसान है जो डेफिनेटिव और बाइंडिंग जजमेंट दे सकता है, और वो जो लोग यहाँ जहां बैठते हैं वो कोर्ट है। सिंपल सी बात है। आगे आ जाओ। इन और बिफोर एनी कोर्ट इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शियल। कोर्ट्स मार्शियल में क्या क्या आ जाता है? हम मानते हैं जितने भी आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट एटसेट्रा, एयरफोर्स एटसेट्रा वाले एक्ट, वो सारे आपके इन द डेफिनेशन ऑफ कोर्ट्स मार्शियल आ जाते हैं। आई विल टेल यू इट इंक्लूड्स हमारे पास if I have it with me, anyway, नहीं है, बस एक्ट्स के नाम थे कि आर्मी वाले एक्ट का नाम क्या है, एयरफोर्स वाले एक्ट का नाम क्या है, आपको याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाँ, मिल गया। आर्मी एक्ट 1950 लिखने की जरूरत नहीं है, नेवी एक्ट 1957 एंड एयरफोर्स एक्ट 1950। ये तीनों एक्ट्स को यहाँ पे कवर करते हैं, उन पे भी एविडेंस एक्ट लगता है। ठीक है, ओके। इसके बाद वर्ड क्या है? इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल। बट तो आप देखो, अगर मैं सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन को बांटा, हम सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन पढ़ रहे हैं ना, सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन पढ़ रहे हैं,
तो मैंने एक तरफ बांट दिया पॉजिटिव, एक तरफ बांट दिया नेगेटिव। इमेजिन करो, एक तरफ बांट दिया पॉजिटिव, एक तरफ बांट दिया नेगेटिव। पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव में मैंने बोल दिया किस पे लगना है, बताओ? ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, ठीक है। और साथ में बता दिया और किस पे लगना है, कोर्ट मार्शल। मेक सेंस? बट साथ में लिखा हुआ है बट नॉट टू एफिडेविट्स। अच्छा, नेगेटिव में आ गया, पहला एफिडेविट्स और दूसरा आर्बिट्रेटर। तो अपने बेयर एक्ट पे ये चार्ट बना के रख लेना, ताकि आप जब भी ये पढ़ो आपको देखते पूरे सेक्शन का क्रक्स समझ आ जाए। सब्जेक्ट मैटर जुरिसडिक्शन पॉजिटिव ये है 2 और नेगेटिव ये है 2। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं इन वर्ड्स को। बट नॉट टू एफिडेविट्स का क्या मतलब है? आप एक चीज समझो, एफिडेविट होता क्या है? एफिडेविट होता है, सर मेरा नाम श्रद्धा नेजा है, लिख के दे दो जी। आप मेरा एड्रेस ये है, लिख के दे दो, ताकि कल को कोई दिक्कत हुई ना आपको पकड़ेंगे कि आपने एफिडेविट साइन करा हुआ है इस चीज का, कि आप झूठ नहीं बोल रहे हो, है ना? अपने गवाह खुद ही बनी जा रहे हो। एफिडेविट वो चीज है ये, ठीक है। अब क्या हम एफिडेविट्स पे अगर एविडेंस एक्ट लगाने लग गए, हम कहते हैं ये तो इंसान ने खुद ही लिखा है, इसका क्या एविडेंस में यूज करोगे? है, तो कहते हैं इसलिए जनरली एफिडेविट का एविडेंस पे कोई एप्लीकेशन नहीं होता है, दोनों का आपस में लिंक ही नहीं। रूल समझ आया क्यों नहीं है? नहीं समझ आया? खुद ही लिखा है, खुद ही मैं कमाया एविडेंस दे दो, यही गल। कोर्ट ने कहना पागल है ना? तेरी गल वैसे नहीं सुनता पाया, मैनू गवाह चाहिए है, तो तू कहना मेरी गल सर एविडेंस एफिडेविट यूज करो सर। इस करके कह रहे हैं कि एफिडेविट एक इंसान की लिखी हुई गल है सिर्फ, है ना? ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ आप एविडेंस एक्ट यूज कर सकते हैं? इस करके एविडेंस एक्ट एफिडेविट से नहीं लगता, ठीक है। पर एक दो जगह लग भी जाता है। केड़ी जगह लग जाता है? वो एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस ने वो जिथे लग जाता है। वो एक्सेप्शंस दित्तियां गईयां ने सब तो ज्यादा ऑर्डर 19 ऑफ सीपीसी दे विच, क्योंकि ऑर्डर 19 सीपीसी ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਐਫੀਡੇਵਿਟਸ ਦੀ एफिडेविट्स ਦੇ ਨਾਲ ही डील करता है पूरा दा पूरा प्रोविजन। और नाले किया गया है कि यार ऑर्डर 19 सीपीसी सेज कि यार हमारा अगर बहुत ही ट्रिवियल मैटर्स है, बहुत ही ट्रिवियल, बहुत ही छोटा मैटर है जिसमें कोर्ट को लगता है मेरे को ज्यादा दिमाग या टाइम नहीं लगाना चाहिए, वेस्ट हो रहा है, इन्नी जी गल है, उस गल वास्ते कोर्ट कहता फटाफट एफिडेविट फड़ाओ तो जाओ। ਉੱਥੇ ਕੋਰਟ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਨੂੰ ਐਵੀਡੈਂਸ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਗੱਲ ਹੀ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਹੈ, ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਜਨਰਲ ਰੂਲ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਚ क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं बंदे की, है ना? जो गल गई सी उदो एफिडेविट सामने रख दिता कि गई नहीं सी, देख लै। दो जगह यूज हो सकता है एफिडेविट का, उदा एफिडेविट एविडेंस दे विच यूज नहीं हो सकता। पहला पहला ट्रिवियल मैटर्स दे विच ते दूजा क्रॉस एग्जामिनेशन। These two are the exceptions of use of affidavits, ठीक है। नोट डाउन पॉइंट्स फटाफट, ये रहे जो याद नहीं रहेंगी बातें। ठीक है, अब बात आ गई फिर यार एफिडेविट का रोल ही क्या रह गया? अगर एविडेंस में यूज नहीं करना बनाते क्यों? मेक सेंस? कोई सवाल है मेरे मन में कि अगर आपने यूज ही नहीं करने एविडेंस एक्ट में, कभी एविडेंस के लिए यूज ही नहीं करने, तो एफिडेविट बनाए क्यों? टाइम क्यों वेस्ट कर रहे बंदे का और अपना, है ना? तो बोला जाता है कि यार
एक काम रहता है एफिडेविट का, अगर आपने एफिडेविट साइन कर दिया, आपको आईपीसी कहती है अगर वो वाली कही हुई बात झूठी निकली तो 7 साल की जेल। सिर्फ इतना ही यूज, ठीक है। अब बात आ गई, लास्ट चीज कौन सी लिखी हुई है, presented to any not to affidavits presented to any court or officer nor to proceedings before an arbitrator। आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स के ऊपर भी हमारा एविडेंस एक्ट नहीं लगना। हम जानते हैं आर्बिट्रेशन है क्या, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट है, एमिकेबल सेटलमेंट है कि आउट ऑफ कोर्ट ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ आप डिसाइड कर लिया कि यार ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ हैं ना, ਆਪਾਂ एक चीज डिस्प्यूट कोर्ट तो बाहर सॉल्व कर लेते हैं। जी ਆਪਾਂ एविडेंस एक्ट ਦੇ स्ट्रिक्ट रूल्स ही फॉलो करने हैं तो कोर्ट से चल जाओ, सीधी ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਾਂ टाइम ਘਟਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, फटाफट सारा कुछ निपटाना चाहते हैं। जो आप एविडेंस एक्ट के स्ट्रिक्ट रूल्स के नाल चलना है, then what is the fun of coming to evidence act of using this arbitration? This defeats the very purpose of arbitration. So that is why we stick by the fact that we do not need evidence act के rules for the purpose of arbitration करनी exactly, ठीक है। ओके, तो हमारे पास हम मानते हैं कि आर्बिट्रेशन में नॉर्मली मैटर्स मैट्रिमनी के जाते हैं, इंसॉल्वेंसी के जाते हैं, कंपटीशन एक्ट के जाते हैं, बहुत सारे मैटर्स चल जाते हैं आर्बिट्रेशन में लेके, या सजा को कम कराने को लेकर चल जाते हैं। तो उसमें आप इतने स्ट्रिक्टली फॉलो ना करा करें। इवन सीपीसी डज नॉट अप्लाई टू आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन के मैटर्स पे तो एविडेंस एक्ट है, सीपीसी तक नहीं लगती यूजुअली, ठीक है, क्योंकि स्ट्रिक्टनेस फॉलो ही नहीं करनी हमने लीनियंट प्रोसीजर फॉलो करके काम जल्दी जल्दी खत्म करना है, ठीक है। Okay, so this is all about section number 1 का 2। इंपॉर्टेंट है प्रोविजन, नुएंसेस हैं इसमें सारे, आप इसको देख चुके हैं। क्लॉज 3 देखिए, इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट अपॉइंट। इसके ब्रैकेट में लिख लीजिए कौन सी डेट अपॉइंट करी गई थी, 1 जुलाई 2024, ठीक है। आ जाइए डेफिनेशन क्लॉज पे। हमारे पास ना पहले डेफिनेशंस जो थी एविडेंस एक्ट में, जैसे टीपीए में पढ़ी है ना, कोई क्लॉज नहीं है। टीपीए जब शक्ल देखते हो टीपीए पता क्या कहता है, अब आपने पढ़ना इमूवेबल प्रॉपर्टी कहाँ है, मैं कहूंगी सेक्शन 3 में। आप कहोगे 3 का कौन सा क्लॉज, मैं क्लॉज ही नहीं है, कोई क्लॉज है ही नहीं। फिर आप कहोगे अच्छा नोटिस कहाँ है, मैं कहूंगी कोई क्लॉज नहीं है, ऊंची बैठा है। अटेस्टेड कहाँ है, वहीं बैठा है। तुम कहोगे की गल है, एग्जैक्टली। जनरल क्लॉजेस नहीं, जनरल क्लॉजेस एक्ट वो नहीं गल करी मैं, जनरल क्लॉजेस एक्ट की किया गया है 3 क्लॉज 26 इतना क्लॉज ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਲਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਟੀਪੀਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਨਰਲੀ ਬਣਾਤਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 3 ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਲੌਜ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੈਕਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟ ਨੇ ਸ਼ੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਲੱਭੀ ਹੋ ਬੈ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਕਲੌਜ਼ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੀਐਸਏ ਲਿਆਏ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੌਜ਼ਸ ਵੰਡਤਾ ਕਿ 3 ਕਲੌਜ਼ 2 ਕਲੌਜ਼ 1 2 ਕਲੌਜ਼ 2 2 ਕਲੌਜ਼ 3 ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੌਜ਼ਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ डिस्ट्रीब्यूट करता, ठीक है। सब तो पहला तुसी देखो इन दिस अधिनियम अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, क्लॉज ए कोर्ट 2A defines court. Court includes all judges and magistrates and all persons except, please underline, except arbitrators. Yes, ठीक है। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਤਾ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਕੋਰਟ 'ਚ ਐਵੀਡੈਂਸ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜਦੋਂ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਕਵਾਂਗੀ, ਛੱਡੋ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ट्रिब्यूनल जो है ना, ट्रिब्यूनल जितने भी होते हैं, all tribunals are not courts, all tribunals are not courts but all courts are tribunals। मतलब देखो सीधी जी गल, ट्रिब्यूनल ना एक अंब्रेला टर्म है कि जिस मैटर सॉल्व हो रहा है, जे मैटर ओथ दे राही सॉल्व हो रहा कोर्ट है, जे मैटर ओथ दे राही नहीं सॉल्व हो रहा, जज नहीं बैठा तो कोर्ट नहीं है।
ठीक है, तो एक चीज समझो, आर्बिट्रेशन के मामले च भी इदा ही होंगे। सानू शक्ल देख के पता नहीं लगता कई बार कि आर्बिट्रेशन है कि कोर्ट है। ठीक है, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੰਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਣਾ ਹੈ ਕੋਰਟ ਵਾਲਾ ਵੇਅਰ ਜੱਜ ਸਿਟਸ, ਤੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮ ਲਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ 2 clause 15 ਆਫ BNS। ਠੀਕ ਹੈ, 2 O2 M ਸੀਗਾ BNSS ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਚ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। ਕੋਰਟ ਇਨਕਲੂਡਸ all judges and magistrates and all persons except arbitrators। तो मतलब all judges and magistrates, जजेस का मतलब हमने पढ़ लिया, अब इसमें रेफर करोगे 215 और BNS। और मैजिस्ट्रेट क्या होता है, जो सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल मैटर्स लिखता है। ठीक है, एनी पर्सन हु इज लीगली ऑथराइज्ड टू टेक एविडेंस इज अ जज। जिन्होंने लीगली ऑथराइज किया गया एविडेंस लैन वास्ते वो जज हो गया। ते कोर्ट मतलब कोर्ट वर्ड का मतलब ना एक केस विच डिस्कस किया गया सगा, सुप्रीम कोर्ट का एक केस सगा which is Brajnandan is Brajnandan Sinha versus Jyoti Narayan। Brajnandan Sinha versus Jyoti Narayan, this is the judgment of 1956 Supreme Court, जिसमें कोड वर्ड को डिस्कस करा गया। इसमें बोला गया कि यार जितनी बार भी आपको शक्ल देख के लगेगा ना दो बंदे ना जजमेंट दे रहे ने, इदा दे जजमेंट दे रहे ने, एक बंदा या दो बंदे या तीन बंदे इदा दे जजमेंट दे रहे ने जिहड़ी डेफिनेटिव है, बाइंडिंग है ते अथॉरिटेटिव है। डेफिनेटिव, बाइंडिंग एंड अथॉरिटेटिव। ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲੈਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੋ ਗਈ ਜਜਮੈਂਟ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੱਜ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋ ਗਈ ਕੋਰਟ। ਕੋਰਟ ਮਤਲਬ ਕੋਰਟ ਵਰਡ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਿਹਾ ਕੋਰਟ ਐਵਲੀ ਉਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਟਿਵ, ਅਥਾਰਟੇਟਿਵ ਤੇ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਜਜਮੈਂਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਬਸ। ठीक है, ओके। 2 clause A डन, 2 clause B ते आ जाओ, conclusive proof। ब्रजनंदन सिन्हा, अच्छा हेल्ड पोर्शन, हाँ जी हाँ जी, आई विल डिक्टेट, 2 लाइनें लिख लो। हेलो, the pronouncement of a definitive judgment, the pronouncement of a definitive judgment is considered the essential sine qua non, sine qua non समझते हो, मोस्ट असेंशियल इंग्रेडिएंट, साइन qua non बोल दो या sin qua non बोल दो, is considered the sin qua non, लिखा है मैंने बोर्ड पे स्पेलिंग, of the court, the pronouncement of a definitive judgment is considered the essential sine qua non of the court, and unless and until a binding and unless and until a binding and authoritative judgment, unless and until a binding and authoritative judgment can be pronounced by a person, or body of persons, it cannot be predicted that he
or they constitute a court. He or they constitute a court. ठीक है. Next we have the term conclusive proof. पहले conclusive proof की डेफिनेशन ना अलग से सेक्शन 4 में होती थी एविडेंस एक्ट की. अब उन्होंने सेक्शन 2 का ही पार्ट बना दिया है. ठीक है. We'll just see. We'll basically make a chart and understand all of this. ठीक है. ओके. एक ना पहले चार्ट बनाएंगे. चार्ट बनाना. चार्ट के बाद एक एक वर्ड को समझेंगे और उसमें एक वर्ड कंक्लूसिव प्रूफ भी है, तो उसके साथ हमारे 3-4 वर्ड कवर हो जाएंगे. ठीक है. आप हाँ, तो हम पता क्या क्या कवर कर लेंगे. हम कवर करेंगे 2 क्लॉज बी, 2 क्लॉज एच एंड 2 क्लॉज एल एक साथ. 2 क्लॉज बी, 2 क्लॉज एच एंड 2 क्लॉज एल एक साथ एक ही चार्ट से. ठीक है. बी एच एल. हेडिंग डाल लो. क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिजम्पशंस. क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिजम्पशंस. इसके आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड करो. बड़े बड़ा प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट. यस. प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट एंड प्रिजम्पशन ऑफ लॉ. प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट को एक और नाम हम देते हैं परमिसिव प्रिजम्पशन. परमिसिव प्रिजम्पशन. इसके नीचे आप लिख दोगे मे प्रेज्यूम. ठीक है. प्रिजम्पशन ऑफ लॉ की तरफ आ जाओ. इसको आप फर्दर पार्ट करोगे. 2 पार्ट्स में डिवाइड करोगे. फर्स्ट इज रिबटेबल, सेकंड इज इररिबटेबल, ठीक है. रिबटेबल में आप लिखोगे, सॉरी पहले लिख, हाँ, तो प्रिजम्पशन ऑफ लॉ को हम एक और नाम दे सकते हैं आर्टिफिशियल. आर्टिफिशियल प्रिजम्पशंस. ठीक है. जो रिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है इसको हम बोलते हैं शैल प्रिज्यूम. और जो इररिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है, ये जो अब हम पढ़ने लगे हैं, ये है कॉन्क्लूसिव प्रूफ. कॉन्क्लूसिव प्रूफ.
लेट अस अंडरस्टैंड. डायग्राम बना लिया, ठीक है. ओके, पता है क्या होता है कई बार ना कोर्ट को ऐसा लगता है यार अगर मैंने यहाँ पे एक्शन ना लिया ना, अगर मैंने ये वाली बात ना मानी तो ज्यादती हो जाएगी. हम एक इंसान को ना पहले बोल के रख देते हैं अगर तेरी बीवी की डेथ शादी के 7 साल के अंदर हो गई और ये प्रूव हो गया कि तुम हस्बैंड, तुम या तुम्हारे रिलेटिव्स, तुम्हारे माँ बाप दो भी तुम्हारे रिलेटिव्स हैं, वो घर की बहू को डॉरी के लिए तंग करते थे और लड़की की डेथ 7 साल के अंदर हो गई, तो हम तो तुम्हारे अगेंस्ट प्रिजम्पशन ले लेंगे कि ये डेथ तुमने ही अबेट करा है, सुसाइड उसका, अगर उसने सुसाइड करा तो. यहाँ ये डेथ डाउरी डेथ है फॉर एग्जाम्पल. अगर किसी कोई बच्चा शादी के 280 दिन के अंदर पैदा हो गया तो हम ये प्रिजम्पशन ले लेंगे तुम्हारा ही है. ऐसे बहुत सारी प्रिजम्पशंस हम मानकर चलते हैं कि जो हमारा काम आसान करेंगी, हम बोलते हैं जी ये प्रिजम्पशन है. समथिंग दैट इज गोइंग टू मेक आवर वर्क इजी. होती क्या है प्रिजम्पशन का देसी लैंग्वेज में मतलब होता है जी, देसी लैंग्वेज इजी इंग्लिश में कंक्लूजन. कंक्लूजन है ना, इन्फ्रेंस ड्रॉ करना कि आपने क्या अंदाजा लगाया यार, है ना, एज्यूम करना. लेकिन आप प्रेज्यूम, एज्यूम ते प्रेज्यूम देखो ना, प्रिजम्पशन प्रिज्यूम वर्ड बनया है, एज्यूम वर्ड अलग है, प्रिज्यूम अलग है ना. इन्फ्रेंस ड्रॉ करने, मैं प्रिज्यूम कर लिया कि इदा ही सगा, अज्यूम सेगा मैं तुक्का लाया, प्रिज्यूम सेगा प्री मतलब पहला ही, देखो ना प्रेज्यूम है ना, प्रेज्यूम कर लिया मतलब मैं पहला ही सोच लिया कि यह काम इदा ही होना, ठीक है. So this is what a presumption is. Any inference or any conclusion which is not a final conclusion. टाइम तो डिपेंड करता है कि हले पक्का करना है कि नहीं करना है, कि विच छड़ देना है. मेरे दिमाग च चीज आई है कट, एक टाइम वास्ते मैं सोच लिया, ठीक है. तो ਆਪਾਂ देखिया कि यार प्रिजम्पशंस फैक्ट्स दी भी हुंदी है, लॉ दी भी हुंदी है. फैक्ट दी जेडी प्रिजम्पशन हुंदी है ना, वो लॉ वो परमिसिव है, नेचुरल है कि यार जे मैं तुझे तुसी इदा देख लूंगे कि ਜਿੱਦਾਂ ਲੇਡੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤੇ ਡਾਊਰੀ ਉਹਨੂੰ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰੀਜ਼ੂਮ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹੀ ਆਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਡਾਊਰੀ ਡੈਥ ਹੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਇਹਦਾ ਟੌਰਚਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਹਨਾ. ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੈਕਟ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ. ਤੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ੂਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਿਸਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਹਨਾ. ਚੂਜ਼ ਫॉर योरसेल्फ इफ यू वांट टू बिलीव इट और नॉट. if you think that way or not, कोर्ट की मर्जी है कि वो चाहे तो प्रिज्यूम कर सकती है, जे चाहे तो ना करे, ठीक है. when it comes to shall presume, when it comes to presumption of law, कोर्ट के हाथ बन दिते गए, हट के हाथ किदा बन दिते कि इत्थे मनना ही पैना यार कि इदा ही होया होना. मैं डेट भी करता, डिस्क्रिप्शन कट दी कि तुहानू मनना ही पैना है कि यह गल हुई सी इदा ही. सोचो हले सानू प्रिजम्पशन ऑफ लॉ च इदा गया अगो वंडता दो पार्ट्स, रिबटेबल ते रिबटेबल. ਜਿਹੜੀਆਂ प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਰਿਬਟੇਬਲ ਹੀ, ਰਿਬਟ ਕਰਨ ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂस्ट जवाब देना, है ना. मैं ਉਹਨੂੰ तोड़ सकती हूँ, तोड़ना. क्या आप इसको तोड़ सकते हो? हाँ जी तोड़ सकते हो. क्या आप इसको तोड़ सकते हो? हाँ जी तोड़ सकते हो. क्या आप इसको तोड़ सकते हो? नहीं, ठीक है. ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਰਟ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ ਪ੍ਰੀਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਆਪੇ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਈਜ਼ੀ ਤੋੜਨੀ. ਇੱਥੇ ਕੋਰਟ ਮੰਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਨਰਲੀ ਮੰਗਦੀ ਪ੍ਰੂਫ. ਇੱਥੇ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇਈ ਜਾ, ਮੈਂ ਸੁਣਨੇ ਨਹੀਂ, ਵੈਰੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟ. ਤਿੰਨਾਂ ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ, ठीक है. आ जाओ, सबसे पहले मे प्रिज्यूम देख ले, टू क्लॉज एच. Whenever it is provided by this adhiniyam that the court may presume a fact, जब बोला गया कि कोर्ट मान सकती है, it may either regard such fact as proved, may है ना, रिगार्ड कर सकती है कि हाँ जी मनिया गया, मैं तो मान लिया,
unless and until it is disproved or may call for proof of it. कोर्ट पता की कह सकती है, ਤੁਹਾਡੇ को ਮੰਗੇਗੀ यार प्रूफ कर दो, मैं नहीं तो प्रिजम्पशन ले लेनी है. गेट माय पॉइंट. कोर्ट कहेगी मैं ਤੁਹਾਡੇ अगेंस्ट प्रिजम्पशन ले लेनी, मेरे को चॉइस हैगी है, या प्रूफ कर दो. तो कोर्ट कैन टेक अ प्रिजम्पशन ऑफ इट. कोर्ट कैन कंसिडर सच फैक्ट टू बी प्रूव्ड जब तक डिस्प्रूव नहीं होया, क्योंकि कोर्ट को डिस्क्रिप्शन है कि जो नहीं बंदा करदा तो मान लिया कि है इतना ही है फिर. ठीक है, कोर्ट ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਹਿਤਾ ਗਿਆ. ठीक है, लेकिन नाले कहता गया कि ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੰਗ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੋਰਟ, ਮੈਂ ਕੋਰਟ ਆ ਹਨਾ, ਸਪੋਜ਼ਿਟਲੀ ਜਸਨੂਰ ਰਾਈਟ ਹਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਰਟ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਸਨੂਰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, क्योंकि ਜਿਹਨੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤੇ आई विल टेक इट एज प्रूव्ड until disproved, है ना. जसनूर डिस्प्रूव नहीं करेगा तो आई टेक इट प्रूव्ड, टेक इट एज प्रूव्ड, और आई लास्ट जसनूर की प्रूफ दे दे, ए मतलब है मैं प्रिज्यूम का. ठीक है, प्रूफ दे दे वरना मैं ले लांगी, नहीं करेगी तो मैं ले लेना या मैं मांग सकती हूं तो ज्यादा, बस मे प्रिज्यूम इज दिस ओनली. ठीक है, हूं आ जो शैल प्रिज्यूम थे विच इज टू क्लॉज एल. ऐसे रख लो ना याद, शैल ल से खत्म हो रहा है तो एल वाला है. ठीक है, डन. ओके, whenever it is directed by, अब देखो एक बहुत ही खतरनाक डिफरेंस समझना, मे प्रिज्यूम में वर्ड है whenever it is provided, यहाँ पे क्या है, सब स्ट्रिक्ट हो गए जी, हुंदा ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਜ਼ਾਈ ਗੱਲ. ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ. ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਰਡਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ. whenever it is directed by this adhiniyam that the court shall presume a fact, it shall regard such fact as proved unless and until it is disproved. कोर्ट ना इथे एविडेंस मंगदी मुंगदी कोई नहीं जनरली. कोर्ट कहती जे दे देगा बंदा तो मैं ले लांगी, मैं नहीं मंगना, क्योंकि मैं तो मैनू तो कोर्ट कहता देखो मैनू तो लॉ वाला ऑर्डर आया कि यह गल मैं मान लेनी, मैं तो मन्नी हुई है, इस करके मैं नहीं कहूंगी जसनूर प्रूफ करो. कोर्ट कहती मैं तो मान ली, जसनूर कहती सर नहीं सर मेरे को प्रूफ है, क्योंकि ये रिपीटेबल होंगी है तो कोर्ट फिर तुम दोगे तो कोर्ट ले लेगा, पर कोर्ट आप नहीं मंगेगा. स्ट्रिक्ट है कोर्ट. समझ आ गई. शैल प्रिज्यूम आ जो कंक्लूसिव प्रूफ टू क्लॉज बी थे. Conclusive proof means that one fact is declared, और strict word, declare, directed and declared. ठीक है, declared by this adhiniyam to be conclusive proof of another, the court shall on proof of the one fact केड़ा कि बच्चा शादी दे ਵਿਆਹ ਦੇ डिवोर्स ਦੇ 280 दिन ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, इधर दा फैक्ट कोई प्रूव करो, या कुड़ी दी डेथ हो गई है 207 साल ਦੇ ਵਿੱਚ ऐसा नहीं होता है. एग्जांपल सही नहीं बनेगा ना. कंक्लूसिव प्रूफ पता है, कंक्लूसिव प्रूफ में हम क्या बोलते हैं, एक फैक्ट इदा दा, एक फैक्ट जब प्रूव हो गया ना, एक फैक्ट प्रूफ करना पड़ा बस कि ब्याह ਨੂੰ 7 साल ਹੋਏ ਆ, ਕਹਿੰਦੀ बस ठीक है जी कोई गल नहीं. एग्जांपल दे रही है, इदा दी गल प्रूफ करनी पैनी है कि डिवोर्स दे 280 दिन ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ. ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ बस जाओ ਹੁਣ. ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਫੈਕਟ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੇ ਡਿਵੋਰਸ ਦੇ 280 दिन ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜੂਗੀ ਨਾ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਆਈ ਐਮ ਦ ਕੋਰਟ, ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲਾਅ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਖਤਮ, ਤੇਰਾ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਨਿਆਣਾ ਬੱਚਾ 280 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ. ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਨਕਲੂਸਿਵਲੀ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਫਾਦਰ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, कॉन्क्लूसिवली, तो ना एविडेंस लेने हैं ना सुननी गल. गेट माय पॉइंट. बस एक फैक्ट दे बेसिस ते ਆਪਾਂ कॉन्क्लूसिव प्रूफ दूजे ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ. ठीक है, देखो रीड कर दिया. One fact, when one fact is declared by this adhiniyam to be conclusive proof of another, कितना ਹੁੰਦਾ है, the court shall on proof of the one fact regard the other as proved. एक ਗੱਲ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰੋ, ਦੂਜੀ ਐਵੇਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੂਫ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. And shall not allow, please underline,
shall not allow evidence to be given for the purpose of disproving it. ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੋਰਟ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੈਲ ਚ, ਮੇਚ ਮੰਗਦਾ ਸੀਗਾ, ਸ਼ੈਲ ਚ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਚ की मेज हल्का है, आप कहते दिखाओ यार मैं दसो की कहना चाहते हो, अपनी सफाई दो। शैल च कहता मैं नहीं मंगनी सफाई, चुप करके बैठा कोर्ट, कोई दे देगा तो फिर सुन लेंदा। पहले दोनों मतलब मंगदा है, दूजे च मंगदा नहीं पर कन्न खुले है, मुंह बंद है, मुंह बंद है, मंगदे नहीं पर कन्न खुले है, तीजे च मुंह भी बंद है तो कन्न भी बंद है। इजी, ठीक है। मी शैल कंक्लूसिव प्रूफ, दिस इज ऑर्डर of these three sections of these three provisions. Done. We can take a break for 5 minutes. पांच मिनट बाद we'll start with कौन सा टॉपिक है नेक्स्ट, डिस्प्रूव्ड प्रूव्ड दोनों पढ़ते हैं। अब उसके बाद पता कौन सा पढ़ेंगे हम, 2 clause C, 2 clause C के साथ देखो 2 clause I और 2 clause J हमने पढ़ना है। नेक्स्ट हमारा सेट है 2 clause C, 2 clause I, 2 clause J, ठीक है। ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਟ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 3 ਚ ਸੀਗਾ, ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 3 ਸੀਗਾ, ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਤੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ CIJ, CID ਹੁੰਦਾ, CIJ ਹੈ। ਹੈਡਿੰਗ ਏਦਾਂ ਤਾਂ ਹੈਡਿੰਗ ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਗੱਲਾਂ ਜੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਵਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੂਵਡ ਹੈ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਲਿਖੋਗੇ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇਦਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੂਵਡ, ਡਿਸਪਰੂਵਡ, ਨਾਟ ਪ੍ਰੂਵਡ, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ। ਸੈਕਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈੱਟ ਸੀਗਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਵੱਖਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। CID ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ CIJ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਸੈੱਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੈਕਨੀਕ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ, ਐਲਫਾਬੈਟਿਕਲ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ CID ਦਾ CIJ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਪੇਪਰ ਜਾ ਕੇ ਸੋਚੋ है ना, लेकिन मैं ना याद आएगी यार पहला प्रूफ सीगा कि पहला डिसप्रूव सीगा कि पहला नॉट प्रूव सीगा, फिर आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर लाइदा, ये देखो ना, प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड, नॉट प्रूव्ड, सबसे पहले क्या आता है ABCD में, फिर देख लो 1 सॉरी हाय लास्ट सॉरी, हाँ C सबसे पहले आता है, C के साथ हमने 1 जोड़ दिया, I दूसरे नंबर पे आता है, ਇਹਨੂੰ अल्फाबेटिकल ऑर्डर से ला देना है ਜਦੋਂ कंफ्यूजन होनी, ਜਦੋਂ भी कंफ्यूजन होनी है, ठीक है। देख लिया गई सही, इसमें भी सही किया कि नहीं किया। ਇਹ देखो 2C डिसप्रूव्ड, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਵਾਲੇ ਸੈਕਸ਼ਨ, 2C डिसप्रूव्ड, 2I नॉट प्रूव्ड, देखो ਤੇ 2J प्रूव्ड, ठीक है क्या। ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸ਼ੈਲ ਪ੍ਰੀਜ਼ਿਊਮ ਇਹ ਪ੍ਰੀਜ਼ਿਊਮ ਵਾਲੇ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 2B, 2 और कितने सीगे 2L and 2H, ठीक है। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਯਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਵਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਕਨਕਲੂਸਿਵ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ੈਲ ਪ੍ਰੀਜ਼ਿਊਮ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਿਊਮ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਆਰਡਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ C ਆਂਦਾ ਅਲਫਾਬੈਟਿਕਲ ਆਰਡਰ ਚ, ਫਿਰ ਆਂਦਾ M, ਫਿਰ ਆਂਦਾ S, ਤੇ 1 2 ਤੇ 3। वैसे भी शैल तो ਸਾਨੂੰ याद ही हो गया शैल लेवल है ना, तो बाकी दोनों से कंफ्यूजन होता है, देख लियो। डन, इतना चीजें याद कर लेती अपने वास्ते, कोई भी टेक्निक बना लो याद करने वास्ते, ठीक है। We'll start the class again in 5 minutes. So now we move on to the topic of proved, disproved and not proved. When we saw 2 clause C, we directly linked it with I and J. तो देखो यार सीधी सी बात है, हम ना हर चीज को ना ये नहीं बोल सकते यार
कि सर ये चीज तो डिस्प्रूव हो गई सर, उसने कर ही नहीं पाया प्रूव। लॉ कहता है जब तक वो चीज, मैंने आपको कोई चीज बोली, आपने उसके अगेंस्ट कुछ प्रेजेंट करा और मैं झूठी पड़ गई, दिस इज नॉट प्रूव्ड, सॉरी दिस इज डिस्प्रूव्ड नाउ, कि वो चीज डिस्प्रूव होगी सर, समझाऊंगी पैरा के साथ, लेकिन अगर मैंने कुछ प्रेजेंट ही नहीं करा तो क्या वो डिस्प्रूव हुई? कहते नहीं नहीं वो तो नॉट प्रूव्ड है ना, कि प्रूव कर ही नहीं पाई श्रद्धा। फर्क है डिस्प्रूव और नॉट प्रूव्ड में। डिस्प्रूव में क्या फर्क है? नाइदर प्रूव्ड नॉट डिस्प्रूव्ड। नॉट प्रूव में क्या फर्क? नॉट प्रूव्ड, ऐसे देखो मैं लिख देती हूँ, ऐसे कंफ्यूज हो रही बोलते हुए, नॉट प्रूव्ड, नॉट प्रूव्ड यानी कि ना ही प्रूव हुआ ना ही डिस्प्रूव हुआ। मैंने बोली बात, मैं उसको प्रूव नहीं कर पाई, मैं प्रूव नहीं कर पाई, लेकिन उसको सामने वाले काटा भी नहीं, तो वो डिस्प्रूव भी नहीं हुई। इन्हीं जगह ले। Now we'll read 2 clause C. Disproved in relation to a fact means that after considering the matters before it, the court either believes that it does not exist, कोर्ट को लगता है बात है ही नहीं, डिस्प्रूव, डिस्प्रूव, डिस्प्रूव क्या है? जिसमें सामने वाली पार्टी ने हो सकता है कुछ ऐसा बोल दिया हो या कुछ भी ऐसा हो गया, मेरी बात कट गई, ठीक है, मेरी बात कट गई कैसे? When after considering the matters before it, the court either believes that it does not exist, कि है नहीं जो बोल रही है, or considers its non-existence so probable that a prudent man ought, under the circumstances of the particular case, to act upon the supposition that it does not exist. इसका मतलब क्या है? यार यहाँ तो बिल्कुल इस कदर प्रूव हो गया कि कोर्ट ने मान लिया कि ये एग्जिस्ट करता ही नहीं है, या वो इस कदर प्रूव हो गया कि कोर्ट ने मान लिया कि यार कोई भी प्रूडेंट आदमी, कॉमन सेंस वाला आदमी ना, कोई भी समझदार आदमी इसको देख के यही मानेगा कि सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है किस चीज की, कि ये नहीं है। या फिर प्रूव हो गया कि नहीं है, या फिर इस हद तक प्रूव हो गया कि कोई भी कॉमन सेंस वाले आदमी को ये लगेगा कि नहीं है, डिस्प्रूव, कि यहाँ 100% प्रूव हो गया कि नहीं है ना, या फिर 60-70% हो गया, किसी को भी लगेगा इन ऑल प्रोबेबिलिटी कि नहीं, ठीक है। आ जाओ अब, दिस इज 2 clause C, disproved. Now come to 2 clause I, not proved. उससे पहले नीचे आओ, 2 clause J पे आओ, पहले proved पे, proved देखो। A fact is said to be proved when, after considering the matters before it, the court either believes it to exist, कोर्ट ने माना है, or considers its existence so probable that a prudent man ought to believe that it exists. बिल्कुल एग्जैक्टली उल्टा डिस्प्रूव्ड का। प्रूव्ड में क्या है? मैंने कोई बात बोली, जसनूर आपके अगेंस्ट मेरा केस है, मैंने कोई बात बोली, आप कुछ नहीं बोले, मैंने अपनी बात प्रूव कर दी, प्रूव हो गई, या मैंने अपनी बात इस 60-70% प्रूव कर दी, जिस किसी को भी लगेगा ये बात है, ठीक है, इजी। अब आ जाओ नॉट प्रूव्ड, फिर सबसे ज्यादा पेपर में इसी का क्वेश्चन आता है, ठीक है, नॉट प्रूव्ड का। अ फैक्ट इज सेड टू बी नॉट प्रूव्ड व्हेन इट इज नाइदर प्रूव्ड नॉट डिस्प्रूव्ड, कि ना प्रूव हुई एंड डिस्प्रूव हुई, ये बात लटकी रह गई है जी, ठीक है, यहाँ बात का जिक्र नहीं हुआ, या वो पार्टी जिसने बोला वो कुछ प्रूव नहीं कर पाया, ना ही उसको दूसरी पार्टी रिबट कर पाई, ऐसी चीजें नॉट प्रूव की डेफिनेशन में रह जाती है, इजी। डिस्प्रूव्ड इन रिलेशन टू अ फैक्ट, कौन सा फैक्ट डिस्प्रूव माना जाएगा? मींस दैट आफ्टर कंसिडरिंग द मैटर्स बिफोर, कोर्ट कहना सारा जितने मैटर लगे ने, जितना भी मेरे सामने पेश होया इस मामला, द कोर्ट आइदर बिलीव्स दैट इट डज नॉट एग्जिस्ट, कोर्ट ਨੂੰ नहीं ਜਦੋਂ एग्जिस्ट नहीं करता, मैं कोई गल कही सर इदा है, इदा लो एग्जांपल ले लो ना, इदा एग्जांपल लेके चलते हैं, नो प्रॉब्लम। देखो मैं क्या सर, श्रद्धा ने क्या सर एक चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, या मैदा मेरी प्रॉपर्टी है, हाँ, श्रद्धा ने क्या सर मेरी प्रॉपर्टी है, घर मेरा है, श्रद्धा ने क्या घर मेरा है,
जसनूर ने क्या सर दे कागज मेरे कोल पे ने उन्हें कागज दिखाते डॉक्यूमेंट्स ठीक है इन्हें डॉक्यूमेंट जो इस घर दे दिखाए कोर्ट ने हुन ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰੋ ਕੋर्ट ने क्या disproved means after considering the matters before it the court either believes that it does not exist ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ठीक है और considers its non existence so probable कि यार जसनूर ਭਾਵੇਂ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਪਾਈ ਪਰ ਜਸਨੂਰ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਿਟਨੈਸਸ ਦਿਖਾਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ 60-70% ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਸਨੂਰ ਹੀ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ठीक है पक्का चले आगे टू क्लॉज डी डॉक्यूमेंट याद रहेगा डी है ना डी डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर एक्सप्रेस्ड केड़े केड़े वर्ड्स यूज ने दसो हाँ जी एक्सप्रेस्ड डिस्क्राइब्ड और अदरवाइज recorded on substance by letter finger ठीक है ओके डॉक्यूमेंट ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਤੇ ਆ ਗਈ कहते डॉक्यूमेंट इदा दी चीज जिथे कुछ एक्सप्रेस किया गया या डिस्क्राइब किया गया या कोई रिकॉर्ड मेंटेन किया गया रिकॉर्ड किसी भी सबस्टेंस से हो सकता है मैं किले के उत्ते लिखाता सगा कि ये मेरे द्वारा पत्थर दिता गया सारा रिकॉर्ड है जी पेड़ा तो लिख देंगे हाँ दिल बना के है ना रिकॉर्ड है जी क्योंकि वो लेटर फिंगर या मार्क द्वारा या किसी और तरीके नाल चाकू नाल पत्थर नाल एनग्रेव किया गया रिकॉर्ड है जी और डॉक्यूमेंट है साडे वास्ते ठीक है तो एनी डॉक्यूमेंट which is मतलब डॉक्यूमेंट इज समथिंग which is expresses describes और records ठीक है तो किस फॉर्म्स बाय लेटर फिंगर मार्क्स और एनी अदर मींस और मल्टीपल मींस इजी ठीक है we'll read the definition again document means any matter expressed or described or otherwise recorded upon any substance by means of letters figures है fingers थोड़ी रजे मैंने फिंगर लिखा है figures 1 2 3 4 है ना letters figures or marks or any other means or by more than one of these means ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਾ ਜੋ intended to be used or please underline which may be used for the purpose of recording that matter and includes please underline last word includes electronic and digital records ठीक है तो बेसिकली आपको याद यहाँ पे क्या रखना है अब आप देखो मैं कह रही हूँ पेड़ पे लोगों ने नाम लिखे होते हैं क्या वो इस वजह से लिखे होते हैं कि कल को हमारी जब लड़ाई हो जाएगी तो यूज करेंगे नहीं तो इंटेंडेड टू बी यूज नहीं है जी तो डॉक्यूमेंट फॉर द पर्पस ऑफ एविडेंस एक्ट नहीं है जी भावे सारा कुछ पूरा सीगा बट जी लास्ट कंडीशन सी ना उन्हें आके जरूर करता उन्हें आके सारा कुछ कैंसिल कराता नो एक्सेप्शन नहीं रखो ना कंडीशन नहीं पूरी हो रही डॉक्यूमेंट ਉੱਥੋਂ तक ठीक सगा लेकिन पूरी डेफिनेशन ਦੇ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ intended to be used or which may be used for the purpose of recording that matter and underline includes electronic and digital records इंटेंशन होनी चाहिए है कि कल ਨੂੰ यूज करिया जा सके ठीक है let me see
हाँ जी, तो ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਜਨਰਲ ਲੌਜ਼ਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਉਥੋਂ ਸਿਮਿਲਰ ਜੀ ਹੈ, ਆਈਪੀਸੀ ਤੇ ਜਨਰਲ ਲੌਜ਼ਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਮਿਲਰ ਹੈ। ठीक है, इन्ना ही है डॉक्यूमेंट। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਲਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਰੀਡ ਫਰਸਟ ਇਲਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਰਾਈਟਿੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲਿਥੋਗ੍ਰਾਫੀ, ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਲਿਥੋਗ੍ਰਾਫੀ बेसिकली इज आई थिंक अ टेक्निक टू राइट। ठीक है, जी ठीक है। मैप या प्लान वो भी एक तरह की डिपिक्शन ही है जी, रिकॉर्ड ही है। ठीक है, पत्थर के उत्ते नाम लिखाना, इंस्क्रिप्शन, बर्तनों के लिखा होंगे सीगा पहला नाम। कैरिकेचर किसी का ना कार्टून जो बनाता है ना, जो एनिमेटेड फोटो थोड़ा बना दी है स्ट्रक्चर जे। ठीक है, वो भी डॉक्यूमेंट है। लास्ट है जो नवा ऐड किया गया, पहला नहीं सीगा वाला 6वां, पहले 5 सीगे। An electronic record on emails, server logs, documents on computers, laptop or smartphone, messages, websites, locational evidence, and voicemail messages stored on digital devices are all documents. ठीक है, next we have evidence, 2 clause E. Evidence means and includes, दो पार्ट ने, आई एंड फर्स्ट एंड सेकंड। देखो, फर्स्ट, all statements including statements given electronically which the court permits or requires to be made before it by witnesses in relation to matters of fact under inquiry, and such statements are called oral evidence। कहते सीधी जी गल है, एविडेंस दो तरह का, ओरल ते डॉक्यूमेंटरी। एविडेंस ओरल डॉक्यूमेंटरी। ओरल कितने तक है फर्स्ट, तो डॉक्यूमेंटरी कितने तक है। ठीक है, एविडेंस है कि कहते एक टेस्टमनी है एक इंसान की। टेस्टमनी की होंगी है, मैं उस लैके कोई दसता जी। ओरल भी हो सकती है, डॉक्यूमेंटरी भी हो सकती है। इनू प्रूव किया जा सकता है, डिसप्रूव किया जा सकता है, कुछ भी। एविडेंस एक इतना चीज है जिन्होंने प्रूव भी किया जा सकता है, डिसप्रूव भी किया जा सकता है। All statements including statements given or लिखे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, डेफिनेटली यार, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ नहीं प्रूव हो पाई वो भी ਤੁਹਾਡੇ एविडेंस यूज हो जानी है कि ये प्रूव नहीं कर पाया सर, देख लो, समझो इधर चीज। ठीक है ना, देखो, ऑल स्टेटमेंट्स इंक्लूडिंग स्टेटमेंट्स गिवन इलेक्ट्रॉनिकली, मतलब नॉर्मली भी बोली गई स्टेटमेंट भी तो इलेक्ट्रॉनिकली दी गई स्टेटमेंट भी, which the court permits or requires to be made before it, कोर्ट ने परमिट किया कि दे दो या कोर्ट ने मांग ली। ठीक है, बिफोर इट बाय विटनेसेस। ठीक है, विटनेस होगा दसो। इन रिलेशन टू मैटर्स ऑफ फैक्ट, जिन्ने भी कलेश सीगे है ना, अंडर इनक्वायरी, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਲੈ ਲੀਆਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂ ਮੰਗ ਲੀਆਂ ਕੋਰਟ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਲੀ ਮੰਗੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਆਮਨੀ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਗੀਆਂ, ਐਂਡ ਸੱਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਆਰ ਕਾਲਡ ਓਰਲ ਐਵੀਡੈਂਸ। ठीक है, second, all documents including electronic or digital records produced for the inspection of the court, and such documents are called documentary evidence। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਨॉन ई डॉक्यूमेंट ने भावें नॉर्मल डॉक्यूमेंट ने,
ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਇਨਕਲੂਡਡ ਅੰਡਰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਵੀਡੈਂਸ। ਡਨ। ਸਾਡਾ ਟੂ ਕਲੌਜ਼ ਈ ਡਨ। ई एविडेंस डी डॉक्यूमेंट आसान हो गया। डी डॉक्यूमेंट ई एविडेंस। एफ फैक्ट अगो देखो इजी डी ई एफ नाले तुहानू याद नहीं होने मैंने तो ठीक है। तो साडे देखो बच्चे किन्ने हैं 2F 2G ते 2K तीन बचे बस ठीक है F G एंड K। तुहानू जिन्ने सेमेस्टर चाहने हैं उन्ना तुहानू रेफरेंस देनी है ठीक है। फैक्ट फैक्ट मीन्स एंड इंक्लूड्स एनीथिंग स्टेट ऑफ थिंग्स or relation of things capable of being perceived by the senses। anything मतलब नॉर्मल चीज है तो इलस्ट्रेशन पढ़ांगे अपन ना तारा तुहानू क्लियर हो जाना है। और स्टेट ऑफ थिंग्स किद्दां पईयां सीगियां चीजां ठीक है। ये भी फैक्ट है सर। सर हमारा सामान मैं सवार के गई सीगी पक्का चोरी हुई है सर ठीक है। ये भी फैक्ट है तुसीं देखो है ना इस ऑर्डर च रखिया सीगा सर मैं सामान। एनीथिंग स्टेट ऑफ थिंग्स और रिलेशन ऑफ थिंग्स की रिश्ता सेगा सर मेरा मुंडा मैं मारूंगी ठीक है। केपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस व्हिच कैन बी फेल्ट व्हिच कैन बी सीन एनीथिंग एवरीथिंग इज अ फैक्ट ठीक है। हर चीज फैक्ट ही है। मैं लड़की हूं फैक्ट है। मैंने चोरी करी फैक्ट है। मैं मर गई फैक्ट है। हर चीज फैक्ट है ठीक है। लेकिन जो मेन कलेश होता है ना जिसके बेसिस पे सारा का सारा कलेश चल रहा होता है कि यार ये मर्डर है कि नहीं, सवाल है मर्डर है कि नहीं, तो उससे वो चीज हो जाती है फैक्ट इन इशू जो नीचे वाला ठीक है। फैक्ट तो सारे हैं। फैक्ट इन इशू क्या है? मेन चीज है फैक्ट इन इशू सीधी जड़ी गल है ठीक है। लेट अस रीड नाउ फैक्ट। Fact means and includes anything, state of things or relation of things capable of being perceived by the senses or any mental condition of which person is conscious। Any mental condition of which the person is conscious ठीक है। जिदा मोटिव टेंशन और what do you call it mistake और भी बथेरिया चीज़ां जो दिमाग च होंदियां ने साडे मैनूं याद नहीं आ रहा कॉज ऑल ऑफ दीज थिंग्स है ना। ये सारी चीज़ां बन जांदियां मिला के कि व्हाट डू यू कॉल इट यू गेट माई पॉइंट ना। मैनूं एग्जांपल्स ही याद नहीं आ रही यार एदियां कि हाँ दिमाग च जेहड़ी साडी चीज सारी चीज़ां होंदियां वो बन जांदियां फैक्ट। वो भी फैक्ट है सर दी नीयत सीगी सर इनू इंटॉक्सिकेटेड सीगा दिमाग नहीं चल रहा सर ਇਹਦੀ की नीयत मोटिव इंटेंशन एटसेट्रा एटसेट्रा ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट एंड इशू आ गया टू क्लॉज जी। अच्छा इलस्ट्रेशन पढ़ो पहला ठीक है। समझना अपने वास्ते तुसी हाँ जी है ना सर मैंने आवाजा सुनिया सीगियां पक्का ਇਹਦੇ घर कुछ होया फैक्ट ऐदा है बजे बजे आया ने क्या से करना सर सारिया चीज़ां जो फील कर सकता है सारिया फैक्ट ने। वो दिमाग च सीगा सर वो फ्रॉड कर रहा सीगा सर वो होस्ट सीगा सर एटसेट्रा एटसेट्रा ठीक है। वो फील करदा पिया सीगा ठीक है। एवरीथिंग इज अ फैक्ट। फैक्ट इन इशू फैक्ट इन इशू मीन्स एंड इंक्लूड्स any fact from which either by itself or in connection with other facts the existence, non-existence, nature or extent of any right, liability or disability asserted or denied necessarily follows। बहुत डिफिकल्ट डेफिनेशन है हमने टिपिकल पे जाना ही नहीं सीधा एक बार इलस्ट्रेशन पे आओ दोबारा आएंगे इस पे। पहले इलस्ट्रेशन पे आती हूँ। A is accused of murder of B at his trial the following facts may be an issue। क्या क्या इशू हो सकते हैं? एक का मर्डर हो गया जी। पहला that A caused B's death कि उन्हें डेथ की थी। सेकंड that ਉਹਦੀ ਨੀਅਤ ਸੀਗੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਸੀਗੀ। ਥਰਡ ਕਿ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਤੇ ਨਾਲੇ at the time of doing the act which caused the B's death ਕਿ ਉਹ ਪਾਗਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਸਾਊਂਡਨੈਸ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ
है ना। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੈਕਟ ਇਸ਼ੂ ਨੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਟਰਮਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਬਚ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਸ ਇਨ ਇਸ਼ੂ। ਅਬ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਮਰਡਰ ਤੇ ਕਲਪੇਬਲ ਹੋਮਿਸਾਈਡ ਪੜੀਦਾ ਨਾ ਆਈਪੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੋਵੋਕ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰੇਵ ਐਂਡ ਸਡਨ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਫੈਕਟਸ ਇਨ ਇਸ਼ੂ ਮੀਨਸ ਐਂਡ ਇਨਕਲੂਡਸ ਐਨੀ ਫੈਕਟ from which either by itself or in connection with other facts the existence, non-existence, nature or extent ਕੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹਦੀ ਨੇਚਰ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਹੱਦ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਮਾਰਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਔਰ the extent of any right, liability or disability, ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, which is asserted or denied, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੱਲੀ ਫੈਕਟਸ ਇਸ਼ੂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦੋਗੇ ਜੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ। 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਆਏਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। Whenever, under the provisions of the law of the time being in force relating to civil procedure, any court records an issue of fact, the fact to be asserted or denied in answer to such an issue is fact an issue. ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੀਪੀਸੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਜਜਮੈਂਟ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੀਪੀਸੀ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੀਪੀਸੀ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਪੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂ, ਉਹਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂ ਆਫ ਫੈਕਟ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਮਲਟੀਪਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆਫ ਫੈਕਟ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਇਨ ਇਸ਼ੂ ਸੀਪੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ, ਯੈਸ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਸੀਪੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆਫ ਫੈਕਟ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬਣਦੀ ਹੈ ਫੈਕਟ ਇਨ ਇਸ਼ੂ। क्लॉज के देखो, fact is said to be relevant to another when it is connected with other in the ways ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਆਪਾਂ। ਬਸ ਇਨੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਰੈਲੇਵੈਂਸੀ, ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਰ ਰੈਲੇਵੈਂਸੀ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ। ਮੇਕ ਸੈਂਸ? ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਪੜ੍ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਰੈਲੇਵੈਂਸੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਣਾ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, that is all about definition clause of section number of evidence act of BSA rather. ठीक है, section 1 and 2 are done. In the next class ਤੁਸੀਂ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਇਓ, ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਇਓ, ਡਾਊਟਸ ਹੋਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ। next class we move to section number 3. Okay, bye, take care, no problem.